वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की ये क्लास नंबर 3 और आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक सोल्यूशन ऑफ एलपीपी। एलपीपी में जो इक्वेशंस बनती हैं, लीनियर कंस्ट्रेंट्स बनते हैं, उनका बेसिक सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे और कैसे फिर इन बेसिक सोल्यूशन को हम सिंप्लेक्स बिगेम और टू फेज़ में यूज़ करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ डाउट आए हुए हैं, इनको देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो पहला डाउट आया है वो अनबाउंडेड सोल्यूशन में रीजन कैसे लिया गया है, ये आया है। देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू दी हुई है x1 प्लस 2x2। ये सबको दिख रहा होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू x1 प्लस 2x2 और सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स हमको दिए हुए हैं x1 माइनस x2 लेस आर इक्वल टू 1 और x1 प्लस x2 ग्रेटर आर इक्वल टू 3। चलिए हम इनको ग्राफ पेपर पे पहले प्लॉट करेंगे। तो x1 प्लस x2 लेस आर इक्वल टू 1 की कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है x1 प्लस x2 लेस आर इक्वल टू 1 की। और जो दूसरी लाइन है x1 प्लस x2 ग्रेटर आर इक्वल टू 3 की। तो पहले हम इक्वल टू की लाइन प्लॉट करेंगे। जब इक्वल टू की लाइन प्लॉट हो जाएगी उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रीजन सर्च करना कि कौन सा रीजन हमें लेना है। तो लाइन प्लॉट करने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लाइन प्लॉट होने के बाद हमको रीजन देखना था कौन सा लेना है। तो अगर हम पहली वाली इक्वेशन को लें, इंटरसेप्ट फॉर्म इसकी बनी हुई है। इसको लिखने के लिए हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। तो a प्लस में है, b माइनस में है। कौन सा रीजन लिया जाए, लेस होगा इसके ओरिजिन की तरफ, यानी लेस का एरिया इधर होगा। तो हमने लाइन बनाई और ओरिजिन की तरफ वाला एरिया लेस किया। तो अब पूरी लाइन पे इधर का ही एरिया लेस होगा। ओके, हाँ फिर से देख लो। हमने आपको बताया था कि जब हम लाइन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो उस लाइन के ओरिजिन, जिस साइड में ओरिजिन होगा उस साइड का एरिया लेस होगा। तो ये आपकी लाइन बनी। तो लाइन से ओरिजिन किस तरफ है, इस तरफ है। ये ओरिजिन दिखा आपको। हाँ सर। तो ओरिजिन की तरफ वाला लेस होगा, यानी इस तरफ वाला सारा एरिया क्या होगा, लेस होगा। तो इधर का एरिया लेस हुआ। अभी दूसरी लाइन को पकड़ते हैं। दूसरी लाइन में क्या है, x1 प्लस x2 ग्रेटर आर इक्वल टू 3। तो इक्वल टू की लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अगर इस लाइन से ओरिजिन की तरफ आएंगे तो लेस होगा और ओरिजिन के अपोजिट साइड जाएंगे तो ग्रेटर होगा। और हमें लेना क्या था यहाँ पर, तो इस लाइन से इधर और इस लाइन से इधर, यहाँ का रीजन हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये इस लाइन के नीचे है, इसके ऊपर रहना है और इसके भी ऊपर रहना है। तो ये हमारा कॉमन रीजन हुआ। अब इस कॉमन रीजन को कोई एक ऐसी इनइक्वालिटी अगर दी जाती, मान लो दे देते कि ये 5 से छोटा है, तो बाउंडेड हो जाता। लेकिन कोई ऐसी इनइक्वालिटी नहीं जो इस रीजन को बाउंड करे। यानी कि अगर हम इस लाइन को बढ़ाते चले जाएं और इसको ऊपर बढ़ाते चले जाएं तो हमारा ये पूरा का पूरा एरिया बढ़ता चला जाएगा। कोई बाउंडेशन नहीं ऊपर, हुआ अनबाउंडेड सोल्यूशन। अब अनबाउंडेड सोल्यूशन में क्या होता है, इस रीजन में हम कोई भी पॉइंट ले लें, इस पे जो भी जेड की वैल्यू होगी, जैसे इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे जेड की वैल्यू और बढ़ेगी, और ऊपर जाएंगे जेड की वैल्यू और बढ़ेगी। यानी कि पॉइंट को इस रीजन में ऊपर तक लेते चले जाओ, वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी। तो ये हुआ अनबाउंडेड सोल्यूशन। आप समझ में आया उत्कर्ष? जी सर। ठीक है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं लगी हुई है कि ऊपर का रीजन कहाँ पे बाउंड करना है। चलो, इसके बाद जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको जो खुद से सॉल्व करना है वो करके देखना, उसका रीजन निकालना। इसमें अनबाउंडेड वाला ये है 3 3 4। तो इसको करके देखना, आपको अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो बताना, इसको भी करवा देंगे। ठीक है सर। हाँ बेटा। सर यहाँ पे हम्म, यहाँ पे जहाँ पे resist लिखा है, क्या लिखा है? तो नीचे नीचे ही हम्म, थ्योरी में जहाँ लिखा है। लाइन बोलिए, क्या इधर वाले में? यस सर। हाँ, क्या चीज़ इसमें है बताओ। सर जहाँ पे लिखा है बट देयर एग्जिस्ट। नंबर ऑफ पॉइंट्स ना। अगर हम यहाँ, हमारा काम क्या होता है, जो बाउंडेड रीजन बनता है उसके कॉर्नर पॉइंट लेते हैं, लेकिन रीजन बाउंडेड हुआ नहीं।
अनबाउंडेड में हम अभी बताएं ना कि आपको एक पॉइंट यहाँ लिया, इस पे जो भी जेड की वैल्यू, जब इसके ऊपर जाएंगे तो जेड और, तो इसका मतलब पॉइंट्स बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन फिजिबल रीजन, बहुत सारे पॉइंट होंगे। विच द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मोर देन 6, जिनकी वैल्यू 6 से ज़्यादा होगी। 6 मतलब जो कॉर्नर पे आ रहा था उससे ज़्यादा होगी। जैसे कि एक 3,6 लिया गया, इस पे वैल्यू 15 हो गई, और पॉइंट ऊपर जाएंगे तो और वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब कितना, इसका सोल्यूशन कितना होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। और प्रॉब्लम कैसी हो गई, अनबाउंडेड सोल्यूशन की हो गई। ठीक है, हाँ यहाँ पे इनफाइनाइट लिख सकते हैं ना? बिल्कुल, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन लिखे जा सकते हैं। ठीक है, बट जो 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 एलपीपी में यूज वर्डिंग होती है वो होती है अनबाउंडेड की। तो अनबाउंडेड सोल्यूशन का भी वही मतलब होता है, तो जो वर्डिंग यूज की जा रही है वही आप भी यूज करिए, है ना। हाँ बोलो। तो पीडीएफ नंबर 3 का 7 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। पीडीएफ नंबर 3 पे भी आते हैं हम। तो चलो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज था आपका क्वेश्चन, अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये ऑपरेशन रिसर्च का पेपर जो आप पढ़ रहे हैं, ये ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके और कहाँ पर काम आने वाला है। तो आईएसएस का जो सिलेबस है उसका जो चौथा पेपर है, आईएसएस के सिलेबस के बारे में हमने एक बार डिटेल डिस्कशन किया है। स्टैट्स के टोटल 4 पेपर होते हैं और इंग्लिश जीएस मिलाकर टोटल 6 पेपर होते हैं। इंग्लिश और जीएस होता है 100-100 नंबर का। स्टैट्स के जो 4 पेपर बचते हैं वो होते हैं 200-200 नंबर के। तो पेपर नंबर 4 भी 200 नंबर का है। इस पेपर नंबर 4 में टोटल सिलेबस 7 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से हर एक सेक्शन 100 नंबर का होता है, यानी आपको कोई 2 सेक्शन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो इन 7 सेक्शन में एक सेक्शन होता है ऑपरेशन रिसर्च का। अब इस ऑपरेशन रिसर्च के जब आप सिलेबस को पढ़ोगे ना, तो इसमें कितना सारा है जो आपके बीएससी के सिलेबस से मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन आपके सिलेबस से मिला, असाइनमेंट प्रॉब्लम मिला, बेलमैन प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी मिला, जनरल फॉर्मुलेशन, कंप्यूटेशनल मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ डायनेमिक, ये आपका यूनिट 4 है आपके पेपर की। इसके बाद आता है गेम थ्योरी, नहीं है आप में, इन्वेंट्री की प्रॉब्लम आप में है, इन्वेंट्री कंट्रोल है। और इसमें जॉब सीक्वेंसिंग देखिए, ये देखो क्विंग थ्योरी, ये आपको नेक्स्ट सेम में मिलेगा, ये भी आपका इसमें है। और जॉब सीक्वेंसिंग में 2 मशीन एन जॉब, 3 मशीन एन जॉब, ये भी आपका सिलेबस में है। तो काफ़ी कुछ है जो आपके आईएसएस के सिलेबस से मैच करता है। जब आप लोग पेपर देखोगे तो आइडिया हो जाएगा कि ये सिलेबस पढ़ने के बाद आप कितना पोर्शन आईएसएस का कवर कर सकते हो। लगभग 30-40% तो कवर हो ही जाएगा, और अगर हम अगले सेमेस्टर का पेपर भी जोड़ लें तो 50%, यानी 50% ये आईएसएस का पेपर ये सिलेबस कवर करता है। तो अगर आपने यहाँ पे इसे अच्छे से पढ़ा तो ये सेक्शन आप आईएसएस में चूज़ कर सकते हैं एज अ ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हमको बताना है आपको बेसिक सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो बेसिक सोल्यूशन की चर्चा करते हैं, देखते हैं बेसिक सोल्यूशन होते क्या हैं और कैसे हम इनको कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो आते हैं बेसिक सोल्यूशन पे। पहले समझते हैं बेसिक सोल्यूशन है क्या, इसका कॉन्सेप्ट, फिर एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम इसको देखेंगे कैसे करना है। जब हमको एलपीपी दी जाती है तो हमें एक जेड यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाता है। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या तो हम मैक्सिमाइज करते हैं या फिर मिनिमाइज करते हैं, और अगर दोनों को कंबाइंडली बोलना चाहे तो बोलते हैं ऑप्टिमाइज करते हैं। इस जेड को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शंस या कंस्ट्रेंट्स। तो रिस्ट्रिक्शंस हमको इक्वेशन के फॉर्म में दी जाती हैं, इनइक्वालिटी के फॉर्म में। इन इनइक्वालिटीज़ को हम सबसे पहले एलपीपी को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल ऐड करके इनइक्वालिटी को कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन में। अब मान लो हमारे पास कोई 2 इक्वेशन आ गई, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2, a1x माइनस बी वन वाई इज इक्वल टू 3।
इन दो इक्वेशन में हमको कैलकुलेट करना है बेसिक सोल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। तो कैसे बेसिक सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहला काम होता है कि दी हुई इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखें, AX = B फॉर्मेट में। जब मैट्रिक्स फॉर्मेट में इक्वेशन हमारी आ जाए तो हम देखेंगे हमारी मैट्रिक्स A की रैंक कितनी है। अब मान लो इक्वेशंस हमें 2 दी हुई हैं और दोनों की दोनों रोज़ नॉन जीरोज़ हैं, तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी। 3 इक्वेशन है तो 3 हो जाएगी। इस तरीके से हम मैट्रिक्स A की रैंक देखते हैं कितनी है। इसकी जितनी रैंक होती है हम इस मैट्रिक्स A से इसकी रैंक की ऑर्डर की सब मैट्रिक्स चूज करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं कैपिटल B। वी चूज अ सब मैट्रिक्स फ्रॉम दिस मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 2 × 2 if the rank of matrix A is 2. If the rank is 3 then we choose a sub matrix of order 3 × 3। ये सारी चीज़ें आप सवालों के साथ और अच्छे से समझ जाएंगे। जब B मैट्रिक्स हमको मिल गई तो हम B मैट्रिक्स को लेकर और जो वेरिएबल की मैट्रिक्स वेक्टर x आया है इसको लेकर एक इक्वेशन बनाएंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? जब b मैट्रिक्स को हम इधर इन्वर्स करके b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इन x में कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी। अब इस x में कितनी वैल्यूज़ हैं? डिसीजन वेरिएबल प्लस जो भी स्लैक आया हो प्लस जो भी सरप्लस वेरिएबल हो, इनको मिलाकर सारी वैल्यूज़ होंगी। जब ये सारी वैल्यूज़ इसमें हैं तो b का जो रैंक है मान लो ये 3 × 3 है और इसमें वैल्यूज़ हैं 5। तो कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जितने ऑर्डर की ये बी मैट्रिक्स लेते हैं इतने वेरिएबल को इसमें छोड़कर बाकी सब को जीरो पुट कर देंगे। जिनको छोड़ रहे हैं उनको नाम देंगे बेसिक वेरिएबल, जिनको जीरो पुट कर रहे हैं उनको नाम देंगे नॉन बेसिक वेरिएबल। फिर जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा बेसिक सोल्यूशन। तो चलिए बिना देरी किए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि बेसिक सोल्यूशन कैसे आएगा। जब बेसिक सोल्यूशन हम कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद हम आएंगे बेसिक सोल्यूशन के टाइप पर कि बेसिक सोल्यूशन के कितने टाइप होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ से ले लेते हैं ये वाला और इसका बेसिक सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। मान लो हमको ये दो इक्वेशंस दी गई हैं जो कि यहाँ पर लेस और ग्रेटर की कंडीशन नहीं है, तो हमको स्लैक और सरप्लस नहीं लाने हैं। जो कुछ करना है इन्हीं वेरिएबल्स के साथ ही करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्मेट में। वेक्टर x क्या बनेगा? वेक्टर x मतलब जितने रैंडम वेरिएबल्स हो हमारे पास कितने हैं, x1 x2 एंड x3। मैट्रिक्स A क्या बनने वाली है, तो रो में सबसे पहले x1 का कोफिशिएंट 2 है, x2 का 1 है और x3 का है -1। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो 3 2 और 1। अगर इनमें से कोई मिसिंग होगा तो हम उसकी जगह पे 0 पुट कर देंगे। और इक्वल टू में हमारे पास 2 और 3 यानी दो वैल्यूज़ हैं। ऑर्डर चेक कर लेते हैं एक बार। इसका ऑर्डर है 2 × 3, इसका ऑर्डर है 3 × 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 की रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये हो गया AX = B यानी कि इन इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म। आप इस मैट्रिक्स फॉर्म को आसानी से समझ गए होंगे क्योंकि आपने BSc फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला काम क्या करना है, हमको इस मैट्रिक्स की रैंक चूज़ करना है। तो इसकी रैंक कितनी होगी, अगर कॉलम्स LI नहीं है यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसकी रैंक 2 होगी क्योंकि 2 रोज़ हैं। और अगर हम इसको बनाना चाहें एक्लॉन फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में तो इसकी रैंक 2 ही रहेगी। तो अगर मैट्रिक्स A की रैंक हमने कैलकुलेट की और वो 2 आ गई, इसके बाद क्या काम करना है, हमको इस मैट्रिक्स A से 2 × 2 की एक सब मैट्रिक्स चूज़ करनी है। अब देखें अगर इनके कॉलम्स को लेकर तो 3 कॉलम से 2 कॉलम चूज़ कर लेंगे तो 2 × 2 की मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। तो 3 में से 2 कॉलम को चूज़ करने के कितने तरीके हैं, 3C2 यानी कि 3 वेज। तो टोटल जो मैट्रिक्स बनेंगी 2 × 2 ऑर्डर की वो कितनी बनेंगी, 3। कैसे, अगर हम पहली रो के साथ पहले कॉलम के साथ दूसरा कॉलम ले लें तो एक मैट्रिक्स बन गई। पहले के साथ तीसरा कॉलम ले लें तो एक मैट्रिक्स बन गई। और एक बनेगी जब हम दूसरा और तीसरा कॉलम ले लें। अब इन मैट्रिक्स को नाम दे सकते हैं B1 B2 एंड B3। क्या ये बात सबको समझ में आई? जितनी सब मैट्रिक्स बनी हैं उतने बेसिक सोल्यूशन हमारे निकलेंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स के 3 बेसिक सोल्यूशन निकलेंगे।
तो हम सबसे पहले b1 को लेकर चलते हैं और पहला बेसिक सोल्यूशन निकालते हैं। अब जब हमने b1 को लिया तो हम कैसे लिखेंगे ये बात आपको ध्यान देनी है। हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस में देखेंगे कि b1 किससे जुड़ी है। तो b1 में पहला कॉलम आया है और दूसरा कॉलम आया है। पहला कॉलम है वो किसका था, x1 का, इन्हीं के कोफिशिएंट से बना था। दूसरा कॉलम किसका था, x2 का, इनके कोफिशिएंट से बना था। यानी ये दोनों कॉलम x1 और x2 के हैं। तो जो तीसरा इस b में नहीं आया वो कौन था, x3। तो हम अगला काम क्या करेंगे, पुट x3 इज इक्वल टू 0 और इसका नाम क्या रखेंगे, नॉन बेसिक, क्योंकि हम इसको अपनी तरफ से 0 पुट कर रहे हैं, नाम हो गया नॉन बेसिक। अब जैसे ही x3 0 पुट होगा, देखिए इक्वेशन क्या बनने वाली है। अब आपकी इक्वेशन बन गई, x3 को 0 रखने पर 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 2, 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 3। ये बन गई हमारी इक्वेशंस। जब हम इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो x1 और x2 की वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। ये x1 और x2 की जो वैल्यूज़ आई ये कहलाएंगी बेसिक सॉल्यूशन। तो हम इक्वेशंस यहाँ पर नहीं सॉल्व करेंगे, वैल्यूज़ डायरेक्ट देख लेंगे, जो भी आई हैं इक्वेशंस आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो इनमें x1 x2 की जो वैल्यूज़ आई हैं वो आई हैं 1 and 0। x1 की वैल्यू 1 आई है और x2 की वैल्यू 0 आई है। तो बेसिक सोल्यूशन हमने निकाल लिया, एक वेरिएबल बना नॉन बेसिक और दो बन गए बेसिक। इसी तरीके से जब हम इस मैट्रिक्स को चूज़ करेंगे तो देखेंगे कि इस मैट्रिक्स के कॉलम किन किन वेरिएबल्स के थे। तो पहला वाला x1 का था और ये वाला x3 का था। तो अब की बार ये b में x1 x3 हैं, किसको हम 0 पुट करेंगे, जब इस मैट्रिक्स को लेंगे तो इक्वेशन में हम x2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब x2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x2 नॉन बेसिक कहलाएगा और हमारी इक्वेशन सब क्या बन जाएंगी, 2x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 2, 3x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 3। इनको सॉल्व करके जब x1 x3 की वैल्यू निकालेंगे तो एक बेसिक सोल्यूशन और निकलेगा। सिमिलरली फॉर द थर्ड मैट्रिक्स, ये किससे एसोसिएट हो रही है, x2 और x3 से। यानी अब की बार हम अपनी इक्वेशन में किसको 0 पुट करेंगे, x1 को 0 पुट करेंगे और एक तीसरा बेसिक सोल्यूशन निकालेंगे। तो बेसिक सोल्यूशन को निकालने का ये तरीका है। अब हम आते हैं बेसिक सोल्यूशन के टाइप पर। बेसिक सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग निकालने जा रहे हैं बेसिक सोल्यूशन और इनके टाइप कैसे कैसे बन सकते हैं, इसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ हम आपको दिखाते हैं। बेसिक सोल्यूशन का जो पहला पार्टीशन होगा वो ये होगा कि हम जितना ऑर्डर होगा बी मैट्रिक्स का उतनों को कैलकुलेट करेंगे, बाकी को 0 रखेंगे। तो मान लो हमारे पास m इक्वेशंस हैं, तो m इक्वेशंस हैं मतलब m होंगे हमारे पास बेसिक वेरिएबल, और जो n माइनस m, जहाँ पर n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितने टोटल वेरिएबल हैं, टोटल वेरिएबल n थे, इक्वेशंस m थी, तो जितनी इक्वेशंस थी वो मैट्रिक्स A की रैंक हो जाएगी और इतने बेसिक वेरिएबल होंगे, बाकी जो बचे वो सारे के सारे नॉन बेसिक हो जाएंगे। नॉन बेसिक की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, इक्वल टू 0। अब आते हैं बेसिक पे। बेसिक वेरिएबल की क्या कंडीशन हो सकती है, ऐसा हो सकता हो कि सारे के सारे बेसिक वेरिएबल ग्रेटर देन 0 आ जाए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ऐसा हो सकता हो कि बेसिक वेरिएबल की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए। तो अगर हमारे बेसिक वेरिएबल में एक भी वैल्यू 0 आई तो हमारे बेसिक वेरिएबल का नाम क्या पड़ जाता है, डीजेनरेट बेसिक वेरिएबल। यहाँ पर हम लिखेंगे xi इक्वल टू 0 फॉर एनी आई, किसी भी i के लिए अगर xi 0 आया तो इसका नाम क्या पड़ गया, डीजेनरेट बेसिक वेरिएबल। डीजेनरेट बेसिक वेरिएबल। अगर एक भी 0 नहीं आए यानी xi इज नॉट इक्वल टू 0, एक भी xi 0 नहीं आया फॉर एवरी i, किसी भी i के लिए 0 नहीं आया तो इसका नाम क्या पड़ेगा, नॉन डीजेनरेट बेसिक वेरिएबल। अब केस नंबर 3 पे आते हैं। मान लो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस की कंडीशन लग जाए। क्या थी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन की कंडीशन,
कि xi हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होंगे। तो अब सॉल्यूशन का नाम थोड़ा सा चेंज होगा। एक कंडीशन तो ये है कि जब xi की वैल्यू 0 हो जाए किसी भी i के लिए, एनी i, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? अब की बार 0 आया है तो डीजेनरेट लगेगा। यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 के दो मतलब थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर नॉन नेगेटिव की रिस्ट्रिक्शंस लग गई। अब सारी की सारी वैल्यूज़ प्लस में रहेंगी, माइनस में नहीं जाएंगी। तो डीजेनरेट के साथ साथ बेसिक फिजिबल लग जाएगा, यानी सारी की सारी प्लस में होने पर क्या लगता है? फिजिबल। डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और अगर एक भी xi 0 ना हो, सारे के सारे 0 से बड़े रहें, क्योंकि निगेटिव हो नहीं सकते, नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन की कंडीशन लगी है, xi ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी i, तो इनका नाम पड़ जाएगा नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये है बेसिक सॉल्यूशन की कैटेगरीज। इनको हमने बना रखा है अपने इन नोट्स में ग्राफ पे, यहाँ से आप देखकर आसानी से इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये वाला जो लास्ट पेज है देखना आप लोग, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है, इसको भी हम बस स्टार्ट करवाते हैं आपको कि कैसे इसका बेसिक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जब आप बेसिक सोल्यूशन निकालना सीख लोगे तो सिंप्लेक्स प्रोसीजर की जो स्टार्टिंग होती है, एलपीपी को सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स प्रोसीजर की जो स्टार्टिंग होती है, उसका सबसे पहला काम ही यही होता है कि बेसिक सोल्यूशन निकालो। बेसिक सोल्यूशन निकालने के साथ हम लोग सिंप्लेक्स प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। तो इसका अगर हम बेसिक सोल्यूशन निकालना चाहें तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैट्रिक्स को मैट्रिक्स फॉर्मेट में इसको लिखेंगे, AX इक्वल टू B फॉर्मेट में। तो x की वैल्यू में कौन कौन आएगा? टोटल कितने वेरिएबल हैं यहाँ पर? 4, x1 x2 x3 x4। इक्वेशन कितनी है? 2, तो ये आया 3 and 2। और यहाँ पर आएंगे कोफिशिएंट्स ऑफ दीज वेरिएबल्स, 2 6 2 1 6 4 4 6। रैंक, अगर मैट्रिक्स ए की रैंक देखें तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हो जाएगा? 2। हमको इनमें से 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस चूज़ करनी है। अब टोटल कितने कॉलम हैं? 4 में से 2 कॉलम चूज़ कर लोगे तो 2 क्रॉस 2 बनेगा, यानी टोटल कितनी मैट्रिक्स बन गई? 6। कैसे बनाओगे? x1 कॉलम के साथ x2 ले लेना, फिर x1 के साथ x3, फिर x1 के साथ x4, 3 ये बन गई। x2 के साथ x3, x2 के साथ x4, और लास्ट होगा x3 के साथ x4। तो ये बन गई टोटल 6 बेसिक मैट्रिक्स। तो 6 बेसिक मैट्रिक्स का मतलब इसके 6 बेसिक सोल्यूशन निकलेंगे। अब अगर पहले वाले को हमने लिया तो हमारी मैट्रिक्स क्या आएगी? 2 6 6 4। इनमें x1 और x2 का कॉलम है, क्या क्या नहीं है? x3 और x4। तो जब इसको हम लेंगे तो क्या करेंगे? पुट करेंगे x3 इक्वल टू 0, x4 इक्वल टू 0, और ये क्या कहलाएगा? नॉन बेसिक। याद रखना, नॉन बेसिक 0 होने से डिजनरेट और नॉन डिजनरेट नहीं होता है, जो बेसिक वेरिएबल है उनके 0 होने से डिजनरेट होता है। तो नॉन बेसिक हो गए x3 x4, जैसे 0 पुट करेंगे हमारी इक्वेशंस क्या आएंगी? 2x1 प्लस 6x2 इक्वल टू 3, 6x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 2। अब जैसे हम इनको सॉल्व करेंगे हमारे पास x1 और x2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और ये बन गया हमारा एक बेसिक सोल्यूशन। तो आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं जब आपसे केवल और केवल बेसिक सोल्यूशन पूछा जा सकता है। पेपर जब देखेंगे तो आपको मिलेंगे। पेपर अभी हम थोड़ा सा पढ़ा लें, फिर पेपर आपको दिखाते हैं। तो बेसिक सोल्यूशन में बस इतना ही। किसी का अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बेसिक सोल्यूशन को लेकर, टाइप ना समझ में आया हो या कहीं और कोई कमी रह गई हो तो बता सकते हैं। चलो, तो हम अपने एंड से मान के, हाँ बोलो बेटा। सर डीजेनरेट और ये वाला एक बार समझा दीजिए, डीजेनरेट वाला। चलो ठीक है, डीजनरेट और नॉन डीजनरेट हम एक बार और समझा देते हैं। जब हम बेसिक सोल्यूशन निकालेंगे तो उसके 2 हिस्से होंगे, एक तो होगा नॉन बेसिक और एक होगा बेसिक। नॉन बेसिक को तो हम ऑलरेडी इक्वल टू 0 पुट करते हैं और इसकी कहानी यहाँ पर ख़त्म। अब आते हैं बेसिक पर। बेसिक में क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं? बेसिक में सिचुएशन ये हो सकती है कि जितने भी xi थे
उनमें से किसी की भी वैल्यू जीरो नहीं आई। तो किसी की भी वैल्यू जब जीरो नहीं आई तो क्या क्या हो सकता है, या तो प्लस में या तो माइनस में। ऐसी सिचुएशन में हम अपने सोल्यूशन का नाम क्या रखेंगे, नॉन डीजेनरेट बेसिक सोल्यूशन। केस नंबर 2 यहीं पर आ जाओ। अब की बार हो सकता हो कुछ xi जीरो आ जाएं, कुछ xi जीरो आ जाएं, और अभी भी जो बाकी xi हैं वो प्लस और माइनस हो सकते हैं। कुछ की वैल्यू जैसे ही जीरो होगी इसका नाम क्या पड़ जाएगा, डीजेनरेट बेसिक सोल्यूशन। यहां तक कोई दिक्कत? अब बेसिक वेरिएबल पे कंडीशन इंपोज हो गई नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस की, यानी अब की बार क्या कहा जा रहा है कि कोई भी वेरिएबल जीरो से छोटा नहीं हो सकता है, यानी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो सारे के सारे जीरो से बड़े हो जाएं, या तो कुछ उनमें से जीरो हो जाएं। सम आई, कुछ जीरो हो जाएं, सारे नहीं, कुछ। सारे होंगे तो नॉन बेसिक बन जाएगा, कुछ जीरो हो जाएं। तो कुछ अगर जीरो हुए तो इसका नाम क्या पड़ेगा, जीरो होने पे लिखेंगे डीजेनरेट। और चूंकि नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस की कंडीशन लगी है, नॉन नेगेटिव का मतलब हमारा सारा का सारा रीजन पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में रहेगा। पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में जब ग्राफिकल मेथड लगा रहे थे तो इसको क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन। तो हमारे सोल्यूशन का भी नाम पड़ेगा डीजेनरेट क्योंकि जीरो हुआ है, बेसिक क्योंकि बेसिक सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, और साथ में फिजिबल सोल्यूशन। अगर ये कंडीशन होल्ड की, इस कंडीशन में कहा जा रहा है सारे के सारे जीरो से बड़े, तो सारे के सारे जब बड़े हो जाएंगे तो एक भी जीरो नहीं है। जब जीरो नहीं है तो कहेंगे नॉन डीजेनरेट बेसिक, और नॉन नेगेटिव के रिस्ट्रिक्शंस के साथ फिजिबल नाम पड़ गया, नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। क्लियर? चलो ठीक है बेटा। तो अब जो, हाँ बोलो उत्कर्ष। हाँ सर, कह रहे हैं हाँ सूर्या। जो पेज ओपन किए थे वो बोलो ओपन कीजिए जिस पे लिख रहे थे। हाँ ठीक है। हाँ, जैसे कि अगर x1 x2 x3 x4 है, ठीक है, और हमने नॉन बेसिक में x3 x4 को ले लिया जीरो, ठीक है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए जैसे हमने सॉल्व किया तो x1 x2 भी अगर जीरो आ गए हैं, दोनों जीरो हो ही नहीं सकते। दोनों जीरो होने का मतलब इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर दो इक्वेशन आपने सॉल्व की तो दोनों की वैल्यू जीरो हो सकती है क्या, ये बताइए। मान लो ये इक्वेशन थी हमारी, मतलब वैसे में काम मतलब हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? अगर इक्वेशंस हमारी रियल हैं तो क्या ऐसा हो सकता हो कि दोनों की वैल्यू जीरो आ जाए? इम्पॉसिबल। ठीक है, चलो और कोई किसी का डाउट? चलो ठीक है, फिर अब हम सिंप्लेक्स प्रोसीजर की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन सिंप्लेक्स प्रोसीजर स्टार्ट करने के पहले एक क्वेश्चन पूछा था आस्था ने PDF नंबर 3 से, तो ज़रा देखते हैं कि इनका क्या क्वेश्चन है। पेज नंबर क्या है बेटा तुम्हारा, बताओ आस्था। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें आपको क्या दिक्कत आई है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, बताइए। क्वेश्चन आपका है मिनिमाइज जेड सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस दिस, और x1 x2 जीरो से बड़े हैं, और x3 को कहा गया अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, देखो। ऑल द कंस्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन इंट्रोड्यूसिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। तो जितने भी थे, दो ये लेस देन का है, ये ग्रेटर देन का है, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन। हाँ, एक बात आप लोगों को याद रखनी है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इस साइड वाले को किस में रखते हैं, प्लस में या माइनस में? प्लस प्लस में रखते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। ये शायद कल हमने एक्सप्लेन नहीं की थी। ओके ठीक है आस्था, यही डाउट तो नहीं था आपका? हाँ आस्था बोलो, यही डाउट था क्या आपका? हाँ आगे देखो क्या है इसमें। तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए ये देखो, ये लाइन लिखी हुई है, प्रोसीजर में लिखी हुई है, हमने शायद कल एक्सप्लेन नहीं की थी, मैं दिखाता हूँ अभी। ऑल द कंस्टेंट्स शुड बी द ऑब्जेक्टिव, हाँ सेकंड वाले में है, द राइट हैंड साइड एलिमेंट ऑफ ईच कंस्टेंट शुड बी नॉन निगेटिव, यानी ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर है तो क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको प्लस में
कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, ओके सर। चलो तो और कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? बताया था आपने कल ये। ठीक है, वो हो सकता है आस्था ने ध्यान न दिया हो, कोई बात नहीं। आस्था फिर क्लियर हो गया सब? ये सर क्लियर हो गया। चलो तो अब हम लोग आते हैं सिंप्लेक्स प्रोसीजर पे। तो सिंप्लेक्स प्रोसीजर की आज हम स्टार्टिंग करवा देंगे और कल से न्यूमेरिकल्स लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले सिंप्लेक्स को हमको सीखना है। तो सीखने के लिए क्या करेंगे, हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जिनको हमने ग्राफिकल मेथड से कर रखा है। इससे फ़ायदा क्या होगा, ग्राफिकल मेथड का जो आंसर आया है सिंप्लेक्स से करने पर अगर सेम आंसर आया तो इसका मतलब कि सिंप्लेक्स प्रोसीजर का वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि ये सही है। तो जो इसकी एल्गोरिथम है ये लिखने के लिए शायद ही कभी आए, मोस्ट प्रॉब्ली एल्गोरिथम लिखने के लिए नहीं आएगी कि सिंप्लेक्स प्रोसीजर में करना क्या है। और हम पहले आपको एल्गोरिथम करवाएंगे भी नहीं। जब एक बार क्वेश्चन करना आपने सीख लिया तो एल्गोरिथम करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो सिंप्लेक्स का एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर करेंगे, आपको दिखाएंगे कि सिंप्लेक्स का क्वेश्चन होता कैसे है। और अब सभी लोग नोट्स बनाने यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इनके क्वेश्चन को जब तक आप खुद से घर पे नहीं करोगे तब तक प्रोसीजर याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है। तो चलिए सिंप्लेक्स का आज हम पहला क्वेश्चन करवाते हैं आपको। आपको बस ध्यान देना है, आज अगर आप कुछ भी नहीं सीख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल हम फिर से सिंप्लेक्स से स्टार्टिंग करेंगे और एक क्वेश्चन सिंप्लेक्स का पूरा लगवाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्टिंग में अभी मैंने आपको पढ़ाया बेसिक सोल्यूशन, और सिंप्लेक्स में भी सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक सोल्यूशन निकालने हैं। तो बेसिक सोल्यूशन निकालने के लिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैक्सिमाइजेशन लगा हुआ है, तो z की वैल्यू क्या होगी, x1 + 2x2, बाकी जो स्लैक सरप्लस आएंगे उनको भी हम जीरो के साथ यहाँ लिखते जाएंगे। ओके, आते हैं कंस्टेंट नंबर 1 पे। लेस देन टाइप है, लेस देन टाइप है तो इसमें क्या होगा, -x1 + 2x2 और एक स्लैक वेरिएबल आ गया इक्वल टू 8 हो गया। जैसे ही एक स्लैक आया हमने जीरो कोफिशिएंट के साथ इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख दिया। आगे बढ़ते हैं, x1 + 2x2 और लेस देन है तो दूसरा स्लैक वेरिएबल आया इक्वल टू 12 हो गया। इसको भी हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जीरो कोफिशिएंट के साथ रख दिया। तीसरा भी लेस देन है तो इक्वेशन क्या बनी, x1 - x2 + s3 इक्वल टू 3। तो तीसरा जो स्लैक वेरिएबल आया उसको भी हमने जीरो कोफिशिएंट के साथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिख लिया। अब डिसीजन वेरिएबल हैं x1, x2, x3, ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होंगे। तीन वेरिएबल हमने यूज़ किए स्लैक, इन तीनों को भी हम क्या दिखाएंगे, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी एलपीपी कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे कैनोनिकल फॉर्म यानी मैट्रिक्स फॉर्म में। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z क्या बन जाएगा, सी में जितने भी वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट्स आएंगे। कितने वेरिएबल हमारे पास हैं, x1, x2, s1, s2, s3। चलिए इनके कोफिशिएंट लिख लेते हैं, क्या है, 1, 2, 0, 0, 0। तो z इक्वल टू cx फॉर्मेट हमने लिख लिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए। अब लिखेंगे ax इक्वल टू b कंस्टेंट्स के लिए। चलो ax इक्वल टू b लिखते हैं। तो जो x वेक्टर है हमारा वो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसमें कितने टोटल वेरिएबल, 5, x1, x2, s1, s2, s3। कल किसी ने पूछा था कि क्या इनके ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है, तो अभी इसमें ज़रूरत नहीं है। जब आगे के क्वेश्चंस हम करवाएंगे जैसी ज़रूरत होगी हम s1, s2, s3 के ऑर्डर को भी चेंज कर लेंगे। जब इनके लिए मैट्रिक्स ए हम बनाने जा रहे हैं तो कितनी रो रहेंगी, जितनी की इक्वेशंस हैं। कोफिशिएंट में इसी ऑर्डर में कोफिशिएंट पुट करना जिस ऑर्डर में हमारे वेरिएबल्स लिए गए हैं। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन को पकड़ेंगे और x1 है तो x1 का कोफिशिएंट -1, फिर x2 2, s1 का 1 है लेकिन बाकी s2 और s3 हैं ही नहीं तो इनका 0 और 0 हो गया। आएंगे इक्वेशन नंबर 2 में और फिर से यही ऑर्डर रिपीट करेंगे। x1 1 हो गया, x2 2, s1 अब की बार हमारी सेकंड इक्वेशन में नहीं है, नंबर s1 का था लेकिन s1 है नहीं तो इसका कोफिशिएंट 0, s2 है, इसके बाद s3 भी 0। लास्ट इक्वेशन क्या है, 1 2, s1 भी नहीं है तीसरे में, s2 भी नहीं है, सिर्फ s3 है तो s3 की जगह पे आ गया 1। इक्वल टू में आएगा b की वैल्यू क्या है, 8, 12, 3, कहाँ पे -1 होगा, हाँ 2
होता है। ये वाला, हाँ चलो ठीक है, ये गलती से हो गया 1n-1, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। तो बन गई हमारी मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में हम देखेंगे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, यानी रैंक ऑफ ए 3 आ गई। अब रैंक ऑफ ए अगर 3 आई तो हम यहाँ से 3x3 की एक मैट्रिक्स चूज़ करेंगे। मैट्रिक्स अब ऐसी चूज़ करो जिससे सोल्यूशन आसानी से निकल जाए। तो सिंप्लेक्स प्रोसीजर में आपको ये बात पूरे सिंप्लेक्स बिगम टू फेज में फॉलो करनी है कि हम ट्राई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को चूज़ करने का, अगर हमको मिल रही है तो, नहीं मिल रही है तो अलग बात है। तो 3x3 की जो मैट्रिक्स हमने चूज़ की वो आइडेंटिटी निकली। और अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखो तो कौन से वेरिएबल से ये जुड़ी हुई है, ये S1 की लाइन थी, ये S2 की थी और ये S3 की थी। तो अगर हमारी बेसिक मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी लिया जो कि एसोसिएट है स्लैक वेरिएबल से S1, S2 और S3 से, तो हमको बेसिक सोल्यूशन निकालने के लिए किनको किनको जीरो पुट करना पड़ेगा, x1 को और x2 को। पुट x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0। जैसे ही इक्वेशन में x1 x2 दोनों जीरो पुट करोगे, देखो क्या होगा, सीधे सीधे हमको S1 की वैल्यू, S2 की वैल्यू और S3 की वैल्यू मिल जाएगी 8, 12 और 3, क्योंकि x1 और x2 दोनों ही जीरो पुट कर दिए गए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेने का ये फ़ायदा हुआ कि कोई भी लीनियर इक्वेशन हमें सॉल्व नहीं करनी पड़ी, सीधे हमको बेसिक सोल्यूशन मिल गए। बेसिक सोल्यूशन या बेसिक वेरिएबल को XB से डिनोट किया जाता है। इनकी वैल्यू क्या आई है, S1, S2 और S3। सोल्यूशन इनका क्या मिला है, 8, 12 एंड 3। जब बेसिक सोल्यूशन आता है अब स्टार्ट होता है सिंप्लेक्स प्रोसीजर। यहाँ तक का अभी तक बेसिक सोल्यूशन चल रहा था, अब जो सिंप्लेक्स का प्रोसीजर है वो आपको ध्यान रखना है। सिंप्लेक्स के प्रोसीजर में हम बार बार एक मैट्रिक्स बनाएंगे, तो उस मैट्रिक्स के जो कंपोनेंट हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, और जब इनकी प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। क्या क्या है ज़रा देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे x, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर x भी लिख लो, x भी मीन्स बेसिक वेरिएबल। यहाँ पर c मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। तो बेसिक वेरिएबल में हमारे पास S1 की वैल्यू कितनी आई है, 8, S2 की वैल्यू कितनी आई है, 12 और S3 की वैल्यू कितनी आई है, 3। आज जितनी चीज़ें हम बताएंगे समझ में नहीं आए तो भी परेशान मत होना, ठीक है, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा है, धीरे धीरे आएंगी। हम इस वाले में जितने वेरिएबल होते हैं सारे लिखते हैं, x1, x2, S1, S2 और S3। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं CB। CB को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारा कुछ नोट्स में है। C इज़ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, CB इज़ द कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो S1, S2 और S3 के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट क्या थे, 0, 0, 0। C क्या है, C इज़ द कोफिशिएंट ऑफ दीज वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 और x2 का कोफिशिएंट हमको देखना पड़ेगा क्या था। x1 का था 1 और x2 का था 2, सबको दिख गया यहाँ पर, ठीक है। तो आ गया यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और इनकी वैल्यू तो 0, 0, 0 ही थी। यहाँ पर जो हम लिखते हैं वो क्या होता है, ये होता है रेशियो। किसका रेशियो, XB अपॉन AIJ। अब ये AIJ और XB क्या है ये अभी हम देखते हैं। चलिए, अभी जो काम हमें करना है वो ये कि जो मैट्रिक्स A हमें ऊपर मिली थी वो सेम हमको यहाँ पर लिखनी है। कौन सी मैट्रिक्स A थी हमारे पास, ये ऊपर जो लिखी हुई है, -1, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 1, -2, 0, 0, 1 लिख लिया हमने मैट्रिक्स से। सिंप्लेक्स का प्रोसीजर में जो सबसे पहला काम करेंगे टेबल के बनने के बाद वो ये, हम नेट एवोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर z यानी z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैसे आती है, हम CB और XB को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी बेसिक वेरिएबल को उनके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और जोड़ देते हैं। तो 0 को 8 से, 0 को 12 से और 0 को 3 से। तो सबको मल्टीप्लाई करने पे 0 आया,
ऐड करने पर 0 आएगा। यानी अभी हमारे पास z की वैल्यू है 0। इसके बाद पहला कॉलम में ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है, ये बेसिक वेरिएबल्स हैं इस तरफ, और इस तरफ हैं टोटल वेरिएबल्स। ये CB है, CB मतलब कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नोट्स में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अभी आप देख लीजिए एक बार, फिर दोबारा देखना तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं नेट एवोल्यूशन पे। नेट एवोल्यूशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5। टोटल 5 नेट एवोल्यूशन आएंगे। कैलकुलेट कैसे करते हैं, जरा इस पे फोकस करना है। आपको क्या करना है, जितने भी जैसे Δ1 कैलकुलेट करना है तो Δ1 में ये 3 कंपोनेंट हैं, इन तीनों को इनसे मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड करो। तो 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आएंगे और ऐड करने पर भी 0 आएंगे। फिर अगला काम क्या करना है, उनमें से ये लेस करना है, तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। नेक्स्ट में फिर यही करना है, इन तीनों को बेसिक वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, पहला 0, दूसरा, तीसरा, सारे 0 हुए, ऐड किया तो भी 0 आया। जो आया उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आएगा, -2। आगे अगर करेंगे तो 3 के तीनों क्या आ जाएंगे। ये स्टेप सबको समझ में आया क्या? अब इसके बाद हम पहला वाला -1 होगा क्योंकि ये सारे 0 हो गए। अच्छा, ये वाला हमने गलत लिखा है, 1 मिनट ज़रा ऊपर देखें, वहाँ भी गलत लिखा हुआ है क्या? नहीं, सही किया था बट यहाँ पे फिर गलत हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये देखेंगे कि कौन सा नेट एवोल्यूशन सबसे ज़्यादा निगेटिव आया है, तो ये मिला मोस्ट निगेटिव। अब मोस्ट निगेटिव के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं ये मैट्रिक्स ए की वैल्यूज़ हैं। मैट्रिक्स ए की वैल्यूज़ को अगर हम नाम देते हैं A11, A12 या जनरलाइज करें तो AIJ कह सकते हैं। I का मतलब रो, J का मतलब कॉलम, तो इनको AIJ कहा जाएगा जिसका मोस्ट निगेटिव आएगा। अब हम क्या करेंगे, XB यानी बेसिक वेरिएबल्स को इन AIJ से डिवाइड करेंगे करस्पॉन्डिंग। जैसे पहला 8 है तो 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4। इसके बाद 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6। लास्ट है 3। याद रखना, अगर कोई भी AIJ निगेटिव हुआ तो उसको डिवाइड नहीं करना है, छोड़ देना है। क्लियर? ठीक है, अभी धीरे धीरे याद होगा। आज पहला सवाल हो रहा है, आपको आगे चलकर ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। हाँ बेटा, AIJ इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ पे हमने पूरी मैट्रिक्स ए लिखी थी। जो मोस्ट निगेटिव मिलेगा उन्हीं के कंपोनेंट, उन्हीं के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट हो जाएंगे AIJ, ये सारे के सारे। ओके। और XB को AIJ का मतलब XB इज द बेसिक वेरिएबल, तो करस्पॉन्डिंग पहला बेसिक वेरिएबल 8 था, इसको 2 से डिवाइड किया, फिर 12 को 2 से किया, फिर 3 को नहीं करना है क्योंकि ये AIJ निगेटिव है। 0 या निगेटिव होने पे डिवाइड ही नहीं करना है, इस बात को याद रखना। ओके। फिर क्या करेंगे, इनमें से हम सर्च करेंगे मिनिमम कौन आया। ये आया मिनिमम, तो मिनिमम के करस्पॉन्डिंग और मोस्ट निगेटिव के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हमें मिलता है कॉमन, वो बनता है पाइवोटल क्वांटिटी। ये क्या बन गया, पाइवोटल क्वांटिटी। ये सिंप्लेक्स का पूरा प्रोसीजर है। चलिए, पाइवोटल क्वांटिटी बन गया। अब अगला टास्क क्या है, अगली बार हम फिर से यही टेबल बनाएंगे और पाइवोटल क्वांटिटी को 1 कन्वर्ट करेंगे। उसके ऊपर या नीचे कुछ भी हो सबको 0 कन्वर्ट करेंगे। यानी हमको इसको 1 में कन्वर्ट करना है और इनको 0 में कन्वर्ट करना है। देखते हैं कैसे। आज क्लास अगर थोड़ी सी लंबी भी हो जाए तो सब लोग वेट करना, ठीक है, क्योंकि एक सवाल जो हमने लिया है ये पूरा करवाएंगे। आप लोग रिपीट करके देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। जो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं हम सबसे पहले उनको लिख लेंगे। पाइवोटल क्वांटिटी हमें क्या बताती है, पाइवोटल क्वांटिटी बताती है इसकी ऊपर वाले हिस्से में यानी कि कॉलम में जो वेरिएबल होगा वो इंटर करेगा बेसिक में, और इसके रो में जो वेरिएबल होगा वो बेसिक के बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इज द पाइवोटल क्वांटिटी विच सिग्निफाइज दैट
x2 enter the basis and s1 leave the basis। ये पाइवोटल क्वांटिटी जहाँ पे आएगी उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम का वेरिएबल इंटर करेगा और करस्पॉन्डिंग रो का कोफिशिएंट लीव करेगा। तो अब की बार s1 की जगह पे क्या आ जाएगा, x2। अभी वैल्यू मत लिखना, यहाँ पर s2, यहाँ पर s3। जब कोई बेसिक वेरिएबल लीव करता है तो हम अगले स्टेप में उसकी कॉलम को गायब कर देते हैं, यानी अब की बार हमको s1 नहीं लिखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नई वैल्यूज हमको मिलेंगी, कोफिशिएंट्स भी बदलेंगे। s2 और s3 के कोफिशिएंट तो जीरो रहेंगे। x2 का कोफिशिएंट बेसिक वेरिएबल में क्या था, x2 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन z में, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z में जरा देखिए क्या था, 2। x2 का कोफिशिएंट था 2, तो अब की बार यहाँ पर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल में 2। x1 का 1 था, x2 का 2 था और इन दोनों का है 0 0। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग रेशियो xb अपॉन aij। ये जो हटाने वाला सिस्टम है इसको अगर ना भी हटाएं हम लिखेंगे तो इसका नेट एवोल्यूशन 0 आ जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना भी हटाएं तो। जब बिगम और टू फेज़ में आते हैं तो एक आर्टिफिशियल वेरिएबल आता है, उसको हटाना मस्ट होता है। तो अभी हम लिख कर चलते हैं और आपको दिखाएंगे भी कि इनका नेट एवोल्यूशन क्या आया है, 0 आया है। चलिए अब आगे की चीज़ें कैसे बदलती हैं ये आपको देखना है। क्या रूल था, पाइवोटल क्वांटिटी को 1 बनाना है, तो कैसे पाइवोटल क्वांटिटी 1 बनेगी। 2 को 1 बनाने के लिए क्या किया जाए, इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए यहाँ पे। हाँ, तो 2 से डिवाइड सिर्फ ये नहीं होगा, पूरी की पूरी रो 2 से डिवाइड होगी। तो अब की बार 8 की जगह पे 4 आ गया, यहाँ आ गया -1/4 और यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर आया 1/4, 0 और 0, 4 से डिवाइड करने पर ये चेंज आए। अब करस्पॉन्डिंग टू दिस पाइवोटल क्वांटिटी इनके ऊपर और नीचे जो भी होंगे उनको 0 बनाना है। जैसे इस 2 को 0 बनाना है तो 0 बनाने के लिए क्या करोगे, हाँ 2 से डिवाइड किया, अच्छा सॉरी, ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। हाँ, इसके नीचे वाले को 0 बनाना है, तो देखो ऊपर 2 था नीचे 2 था, तो अगर हम इस पूरी रो से इसको घटा दें तो ये 0 नहीं बन जाएगा। तो चलो पूरी रो को घटाते हैं, 12 से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। 1 से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ गया, 0 से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो -1, 1 से 0 किया तो 1 और ये 0, तो एक तो 0 बन गया। नीचे वाला -1 है, अब -1 को 0 बनाने के लिए क्या करोगे, तो ऊपर वाला जो पाइवोटल है उसको 2 से डिवाइड करके अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो क्या ये 0 नहीं बन जाएगा। तो ज़रा ऊपर वाले को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 4 -1/2 1 1/2 0 0। ये तो हुआ 2 से डिवाइड करना। नीचे वाले को इसके नीचे लिखकर ऐड कर दो, ऑटोमेटिक 0 बन जाएगा। 3 1 -1 0 0 1, ये थर्ड वाली रो हमने इसके नीचे लिख ली। अब जैसे ही ऐड करोगे क्या होगा, ये 0 बन गया, यही तो बनाना था हमें 0। बाकी पे क्या चेंजेस आ रहा है, ये 7 बन गया, ये 1/2 बना, ये 1/2 बना, ये 0 और ये 1। तो सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, 7 1/2 0 अगेन 1/2 0 एंड 1। हमारी सिंप्लेक्स की आ गई टेबल नंबर 2। अब फिर से टेबल नंबर 2 में हम z कैलकुलेट करेंगे। तो जो पहली सिंप्लेक्स की टेबल में z की वैल्यू 0 थी, जरा देखो अब वो कितनी हो गई है। z कैसे आएगा, हम इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। कितना आ गया z, यानी z मैक्सिमाइज हुआ, पहली टेबल से z मैक्सिमाइज हो गया और बेसिक वेरिएबल में x2 की वैल्यू भी 4 आ गई। अब नेट एवोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। नेट एवोल्यूशन कैलकुलेट करने का क्या तरीका था, इन सब को बेसिक वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, जो आए उसमें से ये घटाना है, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 तो 0 ही हैं, इनको मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। ऊपर वाला जब मल्टीप्लाई हुआ तो आया -1, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, उसमें से जरा इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ गया, -2। नेक्स्ट वाले पे आओ, इसका देखो 0 आ जाएगा क्योंकि ये दोनों 0 हैं,
1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस S1 की बात करते हैं। तो इस S1 को ज़रा देखो कितना आ रहा है, ये दोनों 0 हो जाएंगे और 1/2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 और 1 से अगर 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इनके दोनों के 0 0 आ जाएंगे क्योंकि 2 इधर 0 हैं और 2 यहाँ भी तो 0 हैं, तो सारे ही तो 0 हो रहे हैं। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट टेबल पे। तो नेक्स्ट टेबल में किसका, S1 का? नहीं नहीं नहीं, 0 नहीं आया, 1 आया है। ठीक है, वैनिश होगा बिगेम और 2 फेज में। ओके, हाँ, किसी और ने कोई डाउट दिखाया था, बताओ। सर ये -2 वाली लाइन समझ में नहीं आई। ये वाली, जी सर। ये कैसे आया देखो, हम क्या करेंगे, इस CB यानी कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल को इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। जरा मल्टीप्लाई करो, पहला 0 इंटू 2 0 आया, 0 इंटू 1/2 ये भी 0 आया। जब 2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। जो आता है उससे ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो -1 से 1 सब्ट्रैक्ट करो, क्या होगा। चलो ठीक है। अब अगला काम क्या करना है, कोई भी नेट एवोल्यूशन अगर निगेटिव मिला तो हम इसको कंसीडर करेंगे और फिर से रेशियो कैलकुलेट करेंगे XB/AIJ। तो अब की बार पहला रेशियो डैश होगा, क्यों, क्योंकि 4 को -1/2 से डिवाइड करना है और पहले ही बताया गया कि अगर कोई माइनस है तो उसका डिवीजन नहीं लेना है, 0 और माइनस होने पर। अगला वाला 4/2 कितना आ गया, 2 और 7/1/2 ये आ गया 14। इनमें से मिनिमम कौन आया, ये आया मोस्ट निगेटिव और ये मिनिमम। तो मिनिमम और मोस्ट निगेटिव के करस्पॉन्डिंग बना ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या बनेगा, पाइवोटल क्वांटिटी। पाइवोटल क्वांटिटी के रो का जो एलिमेंट है S2 ये बेसिक को लीव करेगा और ये बेसिक में एंटर करेगा। तो जो 2 है ये हो गया पाइवोटल क्वांटिटी और ये क्या कह रहा है कि X1 एंटर द बेसिस एंड S2 लीव द बेसिस। अब इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए नई टेबल बनाएंगे। हाँ बेटा, तो ये नहीं समझ में आया था। हाँ देखो, X1 एंटर और S2 लीव। जो भी पाइवोटल क्वांटिटी बनती है उसके कॉलम का जो वेरिएबल होता है X1 है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, यस सर। ये बेसिक में एंटर करेगा। कहाँ पे एंटर करेगा, जो इसकी रो में एलिमेंट होगा। इसकी रो में कौन सा एलिमेंट है, S2। तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम का एंटर करता है और करस्पॉन्डिंग रो का हटता है। बेसिक वेरिएबल तो यही 3 थे ना हमारे, तो इन्हीं में से S2 हट के क्या आ जाएगा, X1 आ जाएगा। और ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, पाइवोटल क्वांटिटी से। जहां पर पाइवोटल क्वांटिटी आएगी उसका कॉलम वाला एंटर करेगा और रो वाला लीव करेगा। और सर पाइवोटल क्वांटिटी वो होती है जो मिनिमम होता है लास्ट। पाइवोटल क्वांटिटी वो होती है जो मोस्ट निगेटिव और मिनिमम के इंटरसेक्शन पे हो। यही तो है इंटरसेक्शन पे, ठीक है। चलो अब नई टेबल फिर से बनने जा रही है। ये टेबल हम कब तक बनाते हैं पता है, जब तक सारे के सारे नेट एवोल्यूशन ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ना आ जाए। तो ये लास्ट स्टेप है, शायद यहाँ पर सारा कुछ हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर CB यानी कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, XB यानी बेसिक वेरिएबल, C यानी कोफिशिएंट, यहाँ आएगा X1, X2, S1, S2 एंड S3। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान क्या क्या रखना है, यहाँ X2 था, ठीक है X2 लिख लेते हैं, किसी की वैल्यू नहीं लिखनी है अभी। S2 की जगह पे अब की बार क्या आ गया, X1, ओके। और लास्ट में S3 है तो वो ऐसे ही रहेगा S3। अब वैल्यूज पे आते हैं। तो CB का मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसका 2 था, इसका 1 था और इसका था 0। इसका 1, इसका 2, इन तीनों का 0 ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। अब आते हैं वैल्यूज़ पर। तो वैल्यूज़ की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, पाइवोटल को 1 बनाते हुए। जब हम पाइवोटल को 1 बनाएंगे तो पूरी रो 2 से डिवाइड होगी। यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ 0 आया। अब देखते चलिए इस रो को, 0 को 2 से डिवाइड किया, -1/2, 1/2 एंड 0। तो पाइवोटल वाली रो हमने
कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद अगला काम क्या होता है कि जो पाइवोटल के ऊपर और नीचे हैं उनको जीरो बनाना। तो पाइवोटल के ऊपर आपको दिख रहा है कितना है, हम पाइवोटल के ऊपर वाली रो को यहाँ लिख रहे हैं, सबको दिख गई ये पाइवोटल के ऊपर वाली रो है। इसको अगर हमको जीरो बनाना है तो क्या करेंगे, नीचे पाइवोटल को 1/2 बनाना पड़ेगा। तो पाइवोटल पहले से 1 बन चुका है, इसको एक बार 2 से और डिवाइड करो तो 1, 1/2, 0, 1/4, 1/4, 0, यानी हमने पाइवोटल को भी 1/2 बनाया। अब जैसे ही इसको जोड़ेंगे ये 0 बन जाएगा। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई या डिवाइड कहाँ पे करोगे, पाइवोटल में करोगे। कभी भी ये मत करना कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये -1 बन जाता, फिर इसमें जोड़ देते तो 0 हो जाता। तो हमको जितना मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है वो सब पाइवोटल वाली रो में ही करना है। पॉइंट टू बी नोटेड। अब ऐड करते हैं, ये 5 हुआ, ये 0 हुआ, ये 1। अगर 1/2 और -1/4 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4, 0। ये आ गई हमारी ये वाली रो, 5, 0, 1, 1/4, 1/4 एंड 0। अब आते हैं लास्ट वाले पे। तो लास्ट वाली में आपको दिख रहा होगा यहाँ 1/2 है। पाइवोटल को फिर से 1/2 बनाओ, लेकिन अब की बार ऐड नहीं करना है क्योंकि ये प्लस में है वो भी प्लस में है, तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको अगर हमें 0 बनाना है तो इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, 7, 1/2, 0, 1/2, 0, 1। और जो पाइवोटल को 2 से डिवाइड करना था वो तो हमने यहाँ पहले किया है, बस सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6। 1/2 से 1/2 गया तो 0, फिर 0 - 0, 1/2 -1/4, और यहाँ एक माइनस पहले से लगा है तो क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/4, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। अगली वाली 0 और 1/4 माइनस, हाँ माइनस आएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और लास्ट वाली क्या हो जाएगी, 1, 0, 1। तो जो हमारी नई रो आई वो आई है 6, 0, 0, 3/4, -1/4 एंड 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बस नेट एवोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। हाँ बेटा, सर ये पाइवोटल क्वांटिटी ये जो थी रो ये वाली, सर उसके बाद जो आपने x2 को चेंज किया है, तो सर ये आपने कहा था कि पाइवोटल क्वांटिटी के बाद वाला 0 बनेगा, सर ये आपने ऊपर वाला भी 0 बना दिया है। ऊपर नीचे जितने भी होते हैं पाइवोटल जो बनेगा उसके ऊपर और नीचे जो भी होंगे सब 0 बनेंगे, ठीक है। उसको 1 बनाना है, उसके ऊपर नीचे जो है सबको 0 बनाना है। ओके, सर ऊपर वाली टेबल में ऐसे क्यों नहीं किया, क्योंकि ऊपर में वो सबसे ऊपर था, उसके ऊपर कोई था ही नहीं। ऊपर वाली टेबल में देखो पाइवोटल कहाँ पर है, ये देखो ये सबसे ऊपर है, इसके ऊपर कोई है क्या, दोनों के दोनों नीचे ही तो थे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला काम करेंगे, जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और देखिए जेड 0 से 8 हुआ था, अब की बार देखिए कितना होने जा रहा है, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, और 10 एंड 2 मिलके हो गए 12। ये हो गया जेड की वैल्यू। नेट एवोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। तो नेट एवोल्यूशन को कैलकुलेट करने का क्या कॉन्सेप्ट है, इनको इनसे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, जो आए उसमें से ये घटाना है। करिए, 2 0 0 1 1 1 0 0, तो 1 बचा, 1 से 1 0 हो गया। इसका 2 1 जा 2, 2 - 2 0। लास्ट वाले इस पे आते हैं S1 पे। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2, और 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ऐड करने पे कितना आ गया, 0, और 0 - 0 हो गया 0। इस वाली पे आओ, ये 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2 बना, और ये 1 से ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ जाएगा, ठीक। तो अब आपको दिख रहा है सारे के सारे नेट एवोल्यूशन ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो गए। अब आपका आंसर सिंप्लेक्स प्रोसीजर से आ गया। क्या आया आंसर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 12 एंड द सॉल्यूशन इज x1 इक्वल टू 2 एंड x2 इक्वल टू 5। ये हो गया आपका सिंप्लेक्स प्रोसीजर का आंसर। तो आपको पहला सवाल करने में भले ही समय लगा हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी और आपकी स्पीड में
बढ़ोतरी होगी, स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। और कल की क्लास आपकी प्रैक्टिस पे ही रहेगी, यानी जो सिंप्लेक्स की कल की क्लास होगी आपको मेरे साथ लाइव क्लास में प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से सवाल चलेंगे, एक एक स्टेप सब लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों का अगर मन है तो लेक्चर को रिवाइज कर लेना एक बार। और एक अगली प्रॉब्लम जो यहाँ पर दी है, सबको मैं एक ही प्रॉब्लम दे रहा हूँ, 411, ये वाली प्रॉब्लम सब लोग आज घर पे चाहो तो ट्राई कर लेना, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज पहला दिन है। ग्रुप में है ये, मतलब मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलो ठीक है, फिर तुम लोगों का मन करे तो एक क्वेश्चन ये ट्राई कर लेना, बाकी फिर हम कल सिंप्लेक्स प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे और इस पे आपको कैसे कमांड लाना है ये भी देखेंगे। आज की क्लास में किसी का और कोई डाउट? हाँ बोलो उत्कर्ष। उत्कर्ष सर बस एक ही डाउट है सर, जब हम लोग बेसिक सॉल्यूशन निकालते हैं हाँ तो सर उसमें कब हम लोग सरप्लस और स्लैक वेरिएबल यूज करेंगे, कब नहीं करेंगे? जब शुरुआत में कर रहे थे हम लोग वो नहीं इस्तेमाल कर रहे थे। सिंप्लेक्स प्रोसीजर की जो पहली लाइन है, जरा यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फॉर मैक्सिमाइजेशन केस एंड लेस देन टाइप। सरप्लस कब आता है? जब ग्रेटर देन टाइप होता है, यानी सिंप्लेक्स प्रोसीजर में अगर कोई ग्रेटर देन दिया जाए और कहा जाए सिंप्लेक्स से करो तो भी उसको लेस देन में कन्वर्ट करके ही करना है। सिंप्लेक्स प्रोसीजर में जेड मैक्सिमम होना चाहिए और सारे के सारे कांस्टेंट लेस देन होने चाहिए। तो जो सरप्लस वाला कॉन्सेप्ट है, जब वो ग्रेटर देन यानी बिगम और टू फेज पे आएंगे तब लगाएंगे, ठीक है। सर वो बना है सर, जब हम लोग बेसिक सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं। हाँ हाँ, बेसिक में हमने सारे लेस देन करवाए हैं, जो ग्रेटर देन वाला वो अभी बिगम और टू फेज में करवाएंगे, ओके ठीक है। चलो, और किसी का कोई डाउट? किसी एक और ने बोला था, बताओ। सर वो लास्ट में सर जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे सर पेन टैब्स पर, हाँ ठीक है। सर लास्ट से ये फोर्थ सर S2 वाले कॉलम में यहाँ पर 1 होगा। सर इसमें 1 आएगा। हाँ कहाँ पर? इस वाले में? सर S2 वाला जो कॉलम है, S2 यही तो है ना? ये सब है। चलो ठीक है, ये न्यूमेरिकल मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। और ग्रेटर आर इक्वल टू 0 में लाना होता है तो कंडीशन अब भी फुलफिल है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, आज की क्लास वाइंड अप कर। और किसी का कोई डाउट? नहीं, तो आज की क्लास फिर हम यही वाइंड अप करते हैं। और पूछना है हाँ बेटा बोलो। तो ये लास्ट टेबल कैसे है? तो मतलब कितनी टेबल्स बनानी होती है? जब तक ये 0 से ज़्यादा ना मिल जाए, 0 या उससे ज़्यादा, नेट एवोल्यूशन जब तक निगेटिव मिलता जाएगा हम करते जाएंगे, तो मैक्सिमम 3 स्टेप में हो जाता है, 3 टेबल में कैलकुलेशन सारी हो जाती है, ठीक है। ओके। चलो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि सिंप्लेक्स के कम से कम मैं 10 क्वेश्चन तो करवाऊंगा ताकि आपका कमांड इस पर अच्छे से हो जाए। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे कल सिंप्लेक्स के और सवालों के साथ। थैंक यू, जय हिंद।